नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक इंसाइटी पे। जैसे दोस्तों हमने शुरू किया था मनी एंड क्रेडिट और इस पे 2 वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको ज़रूर देखिए कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। और मैं आपको इस बात का एश्योर करता हूं कि मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा फुल स्टोरी टाइप का बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इस वीडियो में ही मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने अपने पहले 2 वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया है कि बैंक क्या होते हैं, आरबीआई का रोल क्या होता है, ये क्रेडिट और करेंसी क्या होते हैं, ये पेपर नोट कैसे आ गए, पहले सिक्के चलते थे, सब कुछ मैंने क्लियर किया हुआ है। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो मैं बताने वाला हूँ आपको कि हम लोग जो लोन लेते हैं उसके सोर्स क्या है। लोन जो लेते हैं वो 2 टाइप के सोर्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो लोन हम लोग लेते हैं उसके 2 सेक्टर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और यही आपके एग्जाम में आएंगे। और मेरा जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है सभी से एक एक क्वेश्चन तैयार होंगे। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। तो मैं पहले आपको मैंने क्या बताया कि 2 सेक्टर होते हैं लोन के, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो हम लोग पहले सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर्मल क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल में आते कौन हैं, तो आते हैं बैंक एंड कोऑपरेटिव। अब ये बैंक क्यों आते हैं, क्योंकि अब जब भी बैंक में जाइएगा तो आप लोग वो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ठीक है हमारे आप कुछ शर्तों को पूरा कीजिए और लोन ले लीजिए, ठीक है। पूरे पारदर्शी तरीके से बताएंगे आपको ये भी उसमें टर्म और कंडीशन इसमें लिखा हुआ होगा। आपसे वो कोलेट्रल मांगेंगे। कोलेट्रल क्या, ये 2 मार्क्स का आपका एग्जाम में आता है। कोलेट्रल क्या है, तो कोलेट्रल इज ए सिक्योरिटी मनी। आपको पैसे लेने हैं अगर बैंक से तो कुछ तो वहाँ पर सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक वाला क्या आपको पर्सनली जानता है, नहीं जानता। आप उसके लिए अनजान हो सकते हो कि आपने अगर आपसे कुछ ना ले सिक्योरिटी मनी तो हो सकता है कि आप पैसे नहीं लौटाएं। तो ऐसे तो बैंक का काम नहीं चल सकता, क्योंकि बैंक बनाया क्यों है, पैसे कमाने के लिए। तो कोलेट्रल मतलब ये होता है कि अगर आपको लोन लेना है तो उसके बदले में आप कुछ जमा करिए उसके पास, उसी को बोलते हैं कोलेट्रल। जैसे आप घर का आप जो घर बनाए हैं उसका आपके पास जो प्रॉपर्टी है, आपके पास अगर दुकान है, अगर आपके पास कोई भी जानवर है या आपके पास लाइव स्टॉक है, आपके पास कोई व्हीकल है, सब कोलेट्रल का काम करता है गुरु। आप जाकर दीजिए, आपको वहाँ से पैसे मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि बैंक को फॉर्मल इसलिए में डाला गया है, बैंक और कोऑपरेटिव को, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे ही लोन प्रोवाइड करते हैं और कोलेट्रल लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा फॉर्मल में कौन आता है, बैंक और कोऑपरेटिव। और उसके बाद दिमाग में हर समय ये याद रखिएगा कि फॉर्मल जो सेक्टर होता है उसका एक ही बाप होता है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि यही मॉनिटर करता है। देखिए जैसे लिखा गया है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर। मतलब कि फॉर्मल सेक्टर का जो भी कामकाज हो रहा है वो कौन उसका देख रेख करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है इससे कि फॉर्मल सेक्टर को मॉनिटर कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए मैंने अपने दूसरे वीडियो में ये बात को क्लियर किया है कि रिजर्व बैंक कैसे मॉनिटर करता है। बहुत टाइप के उसके पॉलिसी है, वो बैंकों पे जुर्माना भी लगा सकता है अगर बैंक अपने मनमाने तरीके इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है। अगर गरीबों को लोन नहीं मिल रहा है तो इस पर भी एक्शन ले सकता है रिजर्व बैंक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रिजर्व बैंक का यही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक को वो लगाम लगाकर रख सके, नियंत्रण रखता है। याद रखिएगा फॉर्मल सेक्टर में रिजर्व बैंक नियंत्रण रखता है पूरे, ठीक है। रिजर्व बैंक पैसे को लोन देता है बैंकों को, बैंकों के पास जो एक्स्ट्रा मनी है वो अपने पास रख लेता है, सरकार को लोन देता है। ये सारा कुछ क्लियर था सेकंड वीडियो में। तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ही कंट्रोल करता है। तीसरा पॉइंट है, आरबीआई सीज दैट द बैंक्स लोन जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, टू स्मॉल बोरोवर्स एक्सेट्रा। मतलब बोलने का मतलब मैंने आपको बताया था कि जितने भी बैंक होते हैं उनका एक ही मकसद होता है, क्या, सिर्फ पैसे कमाना। तो अगर सिर्फ उनका पैसे कमाना का उनका उद्देश्य रहेगा तो गरीब लोगों को लोन देंगे, नहीं देंगे। अच्छे से समझिए, मैं बताया था इस बात को अपने पहले वीडियो में कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो क्या था, जितने भी बैंक थे प्राइवेट थे, गरीबों को लोन नहीं देते थे। और आपको भी पता है कि हमारे भारत में नौकरियों जॉब्स की बहुत कमी है, तो लोगों को अगर कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और जो किसान हैं उनको अगर पैसे नहीं मिले तो बढ़िया बढ़िया तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जैसे ट्रैक्टर नहीं खरीद पाएंगे, फर्टिलाइज़र नहीं खरीद पाएंगे, उनके खेतों में कीड़े लग जाएंगे पर वो दवा नहीं खरीद पाएंगे।
तो इसके लिए क्या करता है, आरबीआई सभी बैंकों को प्रेशर करता है, प्रेशराइज करता है कि आपका जो आप लोन दे रहे हैं ठीक है, पर आपका लोन का एक बड़ा भाग किसको मिलना चाहिए, मजदूरों को, किसानों को, बच्चों को पढ़ाई के लिए, ठीक है, मतलब कि वेलफेयर का काम होना चाहिए जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके। और गरीबी को अगर उन्मूलन करना है, जड़ से मिटाना है, तो बैंकों को गरीबों को लोन देना होगा। बाकी हमारे यहाँ का अलग सिस्टम है, हमारे बैंक भगोड़े लोगों को ही ज़्यादा पैसे देते हैं। जैसे आप नीरव मोदी हुआ, विजय माल्या हुआ, आसानी से उन्हें लोन मिल जाता है, पर एक गरीब आदमी को लोन नहीं मिलता। इस पर सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों को प्रेशराइज करता है कि पैसे गरीबों को भी बांटे। अब उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है पीरियडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन द हाउ मच दे आर लेंडिंग टू होम, टू स्मॉल इंटरेस्ट एक्सेट्रा। अब जब भी आप कभी भी पता कीजिए किसी ने कोई लोन लिया है क्या बैंक से, तो आपको पता चलेगा कि बहुत टाइप के क्या होते हैं, बहुत टाइप के लोन होते हैं, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, ठीक है, बहुत टाइप के होते हैं। तो उसमें सभी का रेट जो होता है और अलग अलग होता है। तो ये जो रेट जो देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने पर्सनल लोन लिया, पर्सनल लोन का भी क्या चल रहा है, 13-14% पर एनम चल रहा है। मतलब कि अगर मैं लोन लूँगा पर्सनल लोन, तो मुझे एक साल में 13 या 14% मुझे देने होंगे। तो ये रेट किसने फिक्स किया, ये रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स किया। और ये करता क्यों है, अगर मैं स्टेट बैंक से लोन ले रहा हूँ तो आरबीआई क्यों तय कर रहा है, तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि अगर आरबीआई गाइडलाइंस नहीं देगा तो स्टेट बैंक तो 20% कर देगा, 25% कर देगा इंटरेस्ट रेट। तो क्या मैं चुकाने में सक्षम हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा। जैसे आपके इनफॉर्मल सेक्टर वाले एक साल में 80% भी ले लेते हैं, एक साल में 80% कोई कमा पाएगा क्या, कोई लोन लेकर, कभी भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट वही बनाता है कि कोई भी बैंक किसी को कितने रेट पे देंगे, और उससे ज़्यादा अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आरबीआई उन पे फाइन दे देगा। याद रखिएगा, ये सारा कुछ होता है किस में, फॉर्मल सेक्टर में। और ठीक इसका उल्टा कौन है दोस्तों, इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब कि कोई भी नियम कानून को नहीं मानना। तो चलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, देखते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है। द फॉर्मल लेंडर इंक्लूड मनी लेंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव, फ्रेंड एक्सेट्रा। मतलब कि इनफॉर्मल सेक्टर किसको बोलेंगे, अगर आपने अपने दोस्त से पैसे लिए हैं, अपने रिश्तेदार से अपने पैसे लिए हैं, किसी साहूकार महाजन से अपने पैसे लिए हैं, जो कि कोई कहीं पे आपका टर्म एंड कंडीशन नहीं बताया आपको, ठीक है, आपको कोई भी फॉर्मेलिटीज़ निभाना नहीं पड़ा उसमें। अच्छा गए मांगे, ताऊ जी मुझे पैसे चाहिए, और उसने दे दिया, तो ये क्या हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर हुआ, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोग पैसे लेते हैं, क्योंकि वो बेहद आसान है, आप जाएंगे और पैसे वो दे देगा। पर बैंक में ऐसा नहीं है, बैंक में आपको बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। पर बैंक से अगर आप लेंगे तो आपका शोषण नहीं होगा, पर भूले भटके इनफॉर्मल सेक्टर से अगर आप लोन ले रहे हैं तो बहुत शोषण होगा। क्यों, क्योंकि ये जो बैंक है वो 8%, 9%, 10% का इंटरेस्ट लेता है साल में, और ये भाई साहब लोग कितना का लेते हैं, इनका कोई ठीक नहीं है। ये महीने के 6%, 5% लेंगे, मतलब साल में इनका पैसा ऑलमोस्ट 75% हो जाता है, 60% हो जाता है, जो कि देना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये हमारे बहुत पहले से हो रहा है। याद करिए, जितने भी संथाल हुंडा का जो रिबेलियन हुआ है, संथाल विद्रोह, हुंडा विद्रोह, ये सब क्यों हुआ है, अंग्रेज तो शोषण कर ही रहे थे, ये इनफॉर्मल सेक्टर वाले भी पैसे दे देते थे, और एक साल बाद आते थे और बोलते थे कि आपका पैसा तो 2 गुना हो चुका, चलिए आप पैसे लौटाइए। और नहीं लौटाने पे क्या करते थे, उनका ज़मीन, उनका जायदाद सब हड़प लेते थे, और उनके घरों से, उनके ज़मीनों से उन्हें बेदखल कर देते थे। तो ये बहुत शोषण होता है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा जी। और इसके साथ में आपको और एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो बैंक वाले होते हैं ये कम इंटरेस्ट में देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में देते हैं। और पढ़े लिखे लोग किससे लोन लेते हैं, आपका बैंक और कोऑपरेटिव से। और जितने भी इलिटरेट लोग होते हैं वो ज़्यादातर किससे लेते हैं, इनफॉर्मल से लेते हैं। इसके साथ एक और आप याद रखिए, गांव वाले जो भी ज़्यादा होते हैं वो इनफॉर्मल से लेते हैं। अब गांव वाले क्यों लेते हैं, तो मैं बता दूं कि गांव में कोई भी बैंक अपना ब्रांच नहीं खोलता, क्योंकि वहाँ से उसको प्रॉफिट उसको नहीं दिखता। इसीलिए यहाँ पे मनी लेंडर का बहुत दबदबा है, कहाँ पर, गांव में, क्योंकि बैंक का ब्रांच वहाँ पे कोई नहीं है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी मैंने बात बताया सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या है, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच
supervises that credit activities of lenders in the informal sector। यहाँ पर इसका कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, इनफॉर्मल वाले जब मन जितना मन लोन दे सकते हैं, जितना चार्ज बैठा सकते हैं, वसूलने के लिए लाठी वाले गुंडे भेज सकते हैं, घर से आपको निकाल के फेंक सकते हैं, इनको निकालने वाला आप इनको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। पर फॉर्मल सेक्टर में था आपका आरबीआई जितना गाइडलाइंस देगा उसी को फॉलो करने होंगे, पर इनफॉर्मल सेक्टर में कोई नहीं आएगा उसको टोकने के लिए, कोई नियम कानून उस पर नहीं बनते हैं। ठीक है, अगर आपने साहूकार से लोन लिया है तो साहूकार क्या रिजर्व बैंक को बताता है कि आपने कितना लोन लिया है और वो आपको कितना इंटरेस्ट रेट देता है? नहीं, कभी ये सब शेयर नहीं करेगा। मतलब इनफॉर्मल वाले पर कंट्रोल करने वाला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, याद रखिएगा बात। उसके बाद दे कैन लैंड एट वाट एवर इंटरेस्ट रेट दे कैन चूज, मतलब ये इनका इंटरेस्ट क्या होगा ये खुद डिसाइड करेंगे, इन पे कोई लगाम नहीं कसता। पर आरबीआई अगर स्टेट बैंक से लेंगे तो 9% पे अगर मैं लिया हूँ तो ये आरबीआई बोला है कि 9% लेना है, ठीक है, पर इसका पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो ये अपना मन से इंटरेस्ट लगाता है और एक साल में ऑलमोस्ट डबल पैसे कर लेता है ब्याज के पैसे लेकर। ठीक है, अब उसके बाद देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इसका इंटरेस्ट रेट है, तो साल में ही क्या होते हैं पैसे डबल होने के कगार पे आ जाते हैं, तो वसूलने के लिए ये क्या करता है हर हथकंडे को अपनाता है, सही गलत सभी चीज़ अपना लेता है ये, पर इसको कोई रोक नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश लोग पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो कर्जदार होते हैं, और ये जितने भी मनी लेंडर होते हैं, साहूकार लोग होते हैं, उनका बहुत काफ़ी दबदबा होता है, बाहुबली किस्म के आदमी होते हैं, उनके पास बहुत सारे लठेत होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है वो बहुत बुरे तरीके से पैसे को अपने क्या करते हैं वसूलते हैं। समझ में, जैसे घर पर गए, घर के बर्तनों को फेंक दिए उन्होंने, घर के लोगों को निकाल कर फेंक दिया, लोगों को बंदी बना लिया कि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक हम क्या करेंगे, ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारे हथकंडे अपनाता है इनफॉर्मल सेक्टर। उसके बाद क्या है, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, नो रिकॉर्ड्स केप्ट, मतलब स्टेट बैंक से आपने कर्ज लिया है, ये सारा रिकॉर्ड है, सबके पास है, सरकार के पास, रिजर्व बैंक के पास कि आपने लोन लिया है, कितना लिया है, क्या रेट है। पर अगर इनफॉर्मल से आप लेते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अरे रिकॉर्ड रखेगा क्यों, वो तो शोषण कर रहा है, वो कभी भी फंसने वाला काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मना किया गया है कि शोषण नहीं होना चाहिए लोन देकर, और ये लोग तो सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये लोग कभी भी रिकॉर्ड और रजिस्टर मेंटेन नहीं करते, क्योंकि इनको भी पता है अगर ये पकड़े गए तो बहुत अच्छा फाइन और सज़ा हो सकता है इनके साथ। ठीक है, ज़िंदगी भर जेल में रह सकते हैं, क्योंकि ये शोषण कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। तो ये पूरा आपको मैं बता दिया, फॉर्मल और इनफॉर्मल आराम से अब आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं आपको लाइक करने के लिए कभी भी नहीं बोलता, पर मैं लास्ट में एक बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मेरा और अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।